आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बात इंडिया ब्राजील रिलेशंस की। हाल ही में 71वें रिपब्लिक डे के मौके पर ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने हमारे खास मेहमान के तौर पर शिरकत की। इसके साथ ही भारत और ब्राजील रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए तकरीबन 15 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं, जिसमें से 2022 तक तकरीबन 15 अरब अमेरिकी डॉलर की तिजारत का हदफ रखा गया है। हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही ब्राजील के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत मजबूत हैं। हम कई वर्ल्ड फोरम पर एक दूसरे के साझेदार हैं और ग्लोबल विजन की बात हो या वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स की बात हो या डेमोक्रेटिक वैल्यूज की, ये सब हमारा कॉमन है। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के मौजूदा बदलते मंजरनामे पर ब्राजील के प्रेसिडेंट का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का चीफ गेस्ट होना कितनी अहमियत रखता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आपका तारुफ करवाते हैं उनसे। हमारे साथ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर सुनील लाल मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। ICWA में रिसर्च फेलो डॉक्टर स्तुति बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वेलकम। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटीज में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से प्रोफेसर अपराजिता कश्यप, आप भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और जो पहला सवाल मैं जानना चाहूँगी वो अपराजिता कश्यप, आप ही से जानना चाहूँगी। 71वां हमारा रिपब्लिक डे और उस पर हमने चीफ गेस्ट के तौर पर, ख़ास मेहमान के तौर पर इनवाइट किया ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को। हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं। 2 बार इससे पहले भी उनके राष्ट्राध्यक्ष इंडिया आ चुके हैं। ही वॉज द थर्ड वन जो हमारे 71वें रिपब्लिक डे पर मौजूद थे। ये जो उनके विजिट है और ये ख़ास मेहमान का दर्जा है, ये कैसे आगे हमको लेकर जाएगा दोनों देशों के तौर पर? मीनाक्षी, अगर हम इंडिया ब्राज़ील रिलेशंस की बात करें तो 1948 से वीव हैड स्टेडी रिलेशनशिप। द ओनली टाइम जब हमारा थोड़ा रिश्ता स्ट्रेंड हुआ था, फ्रिक्शन हुआ था, दैट वाज विद द लिबरेशन ऑफ गोवा एंड ब्राज़ील वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट आफ्टर दैट हमारा स्टेडी रिलेशनशिप रहा है। वी हैव कोलैबोरेटेड ऑन बायलैटरल फोरम, वी हैव कोलैबोरेटेड एट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स। जो आप जो कह रहे हैं कि सामान रिश्ते हैं हमारे, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम 2 थिंग्स। वी हैव सर्टेन कॉमनैलिटीज, सो देर आर कॉम्प्लीमेंटैरिटीज एंड सिनर्जीज, और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात करें जो कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इट्स अबाउट बोथ द कंट्रीज, इंडिया एंड ब्राज़ील आर वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। वी हैव अ साइजेबल इंडिजिनस पॉपुलेशन। हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट सिमिलर है। वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो इस तरह के कॉमन इश्यूज़ में जब हम कोलैबोरेशन करते हैं तो हमें कुछ एक नीश डिप्लोमेसी की बात करनी है, कुछ नीश एरियाज है। जैसे हम पूरी प्रोसेस में कोलैबोरेट नहीं करें, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस है जिसमें हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जैसे आपने कहा, तो now it is at 8.2 billion US dollars. It used to be much higher. Now we have put a target कि 2022 में हम 15 बिलियन डॉलर तक जाएंगे। तो इसके लिए हमने जो ये MOUs साइन किए हैं उसकी बहुत अहमियत है। ये जो MOUs साइन हुए हैं ये सारे नए नहीं हैं। We have taken forward certain MOUs, बट इसमें से 5 बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको मैं बाद में बताऊंगी। ओके, आपसे डॉक्टर सुनील लाल जी, जो मैं जानना चाहूँगी वो ये कि हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। जैसे अपराजिता ने कहा कि 1948 से हमारे स्टडी रिलेशंस रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो वे फॉरवर्ड है वो आप क्या देख रहे हैं? Actually, Meenakshi has very correctly pointed out that these are things that we are trying to revisit. We have already got a strategic partnership or a strategic relationship, but not much effort has gone in to seriously take that forward. This time it appears that we even have an action plan for that, which is something to me very significant. And the fact is that on the theoretical level we have covered all the bases from before, but we have not yet reached that traction point where this relationship can take off. And here again Meenakshi has given a very good
idea about the niche areas. We have not made big enough stakes in each other to let the relationship have its own movement. Right. And that's where we have to go. स्तुति बनर्जी, जो आपसे मैं जानना चाहूँगी वो ये कि 15 MOUs कहा जा रहा है साइन हुए हैं, और ये हम मानकर चल सकते हैं कि इस MOUs में बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट होंगी, स्ट्रेटजीज होंगी जिससे कि हम और ज़्यादा अपने रिश्ते को मजबूत कर पाएँ. तो उसमें से जो चुनिंदा बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, मेरे हिसाब से जो चुनिंदा बिंदु जैसे आप कह रही हैं, एक तो डिफेंस कोऑपरेशन है. बहुत लोगों को ये पता नहीं कि ब्राज़ील और इंडिया का एक डिफेंस कोऑपरेशन का जो रिलेशनशिप है काफ़ी पुराना है. हमारे वहाँ पे एक डिफेंस अटैशे हैं, तो वो मेक इन इंडिया का प्रोसेस ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों ने कहा है कि they will invest in each other's countries, invest in each other's industries. So defense cooperation, I think, is a very important area. The second, taking from what was said before in terms of niche areas, is space cooperation, which is very important, not just to launch satellites into space, but also in terms of its fallout, in terms of telecommunication, telemedication, also in tele-education, because ब्राज़ील और इंडिया दोनों बहुत बड़े देश हैं अपने रीजन्स में, एंड जैसा कि बोला गया इनके इंडिजिनस पॉपुलेशंस हैं जो बहुत दूर दराज जगहों पे रहते हैं. सो एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ थ्रू सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड एरिया जो मुझे लगता है इन 15 में बहुत इंपॉर्टेंट वो है ऑन बायोफ्यूल्स एंड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज ब्राज़ील इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोफ्यूल्स. And India has ambitious goals in this area. So this is a area where synergy comes perfectly matching for both the countries. So these are the three agreements or the 3 points in this relation I think are very important. जी जी, और मैं गुजारिश करूंगी कि अगर हम थोड़ा और हिंदुस्तानी के ऊपर फोकस कर पाएँ, क्योंकि हमारा जो दूरदर्शन उर्दू है वो रूरल एरियाज़ तक जाता है, और वहाँ का जो हमारा दर्शक है वो भी समझना चाहेगा कि ये जो विज़िट हुई है, जब ब्राज़ील के राष्ट्रपति यहाँ पर आए हैं, तो वो क्या कुछ कहता है. आपसे मैम, अगर मैं इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में जानना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेस्ड हैं, और हम एक अच्छे देश हैं उपभोक्ता के तौर पर, और ब्राज़ील एक अच्छा देश है संसाधन के तौर पर. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन की अगर बात करें तो इसमें दो बातें बहुत अहम हैं. जो जैसे हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्शन है वो ब्राज़ील और भारत दोनों में बहुत समानताएं हैं. जैसे हम भी क्लीन एनर्जी मिक्स की बात करते हैं, हम उन्हें जैसे वो क्रूड ऑयल हमें एक्सपोर्ट करते हैं तो हम वहाँ पे रिफाइनरी सेटअप करने की बात करते हैं. जी. तो जैसे भारत में ONGC विदेश है, उसने कहा है कि क्रूड ऑयल ही, रिफाइनरी ही क्यों, हम पूरा पेट्रोकेमिकल यूनिट सेटअप कर सकते हैं. तो ये एक बहुत अहम बात है. दूसरा कि ब्राज़ील के जो हमारा नेचर ऑफ ट्रेड है वो बहुत अलग है. अगर आप देखें तो ब्राज़ील से जो हम लाते हैं वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स है या सेमी प्रोसेस्ड और बेयरली प्रोसेस्ड नेचुरल रिसोर्सेज हैं. अच्छा. और जब हम इंडिया से जो हम प्रोडक्ट्स भेजते हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है. तो उससे जो हमने जो वैल्यू ऐड किया तो उसमें इंडियन ट्रेड को एडवांटेज हो जाता है. तो हमारा जो ट्रेड इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू ब्राज़ील अमाउंट्स टू सम $6 बिलियन, और जबकि दूसरी तरफ से इट्स अराउंड $1 बिलियन. तो इसलिए क्योंकि हमने वैल्यू ऐड किया तो हमारा क्वांटम ऑफ ट्रेड वो ज़्यादा हो गया. थर्ड थिंग है कि ब्राज़ील के अंदर मिडिल क्लास बहुत साइजेबल है, एंड ब्राज़ील की जो मिडिल क्लास है वो अफ्रीका के मिडिल क्लास से, जैसे अगर हम अफ्रीका को एक्सपोर्ट करें तो वो काफ़ी अलग है क्योंकि वो बहुत वेस्टर्न है और कंज्यूमरिस्ट है. सो वी हैव अ बिग मार्केट. इवन फॉर ब्राज़ील, इंडिया हैज़ अ ह्यूज मिडिल क्लास. तो उस करके हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत साइजेबल हो जाता है, जिसको कि हमें उस एरिया को हमें कैश करने की ज़रूरत है. राइट. और जो प्रेजेंट सिनेरियो है सुनील लाल जी, वो क्या कहता है?
क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रेड है वो भी बदल रहा है, जो ट्रीटीज़ हैं वो भी बदल रही हैं, फ्रेंडशिप्स भी एक तरीके से हम कहें कि अपना अपना होल्ड तलाश रही हैं। उस वक्त में क्योंकि आप एम्बेसडर रहे हैं वहाँ पर, कल्चरली देखें या कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको हम प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो वो हमको कहता है कि यस दिस इज़ द बिगेस्ट challenge or this is the biggest asset which we have? Okay, good. You have got me back to my point about creating stakes in each other. We must recognize that Brazil is an agricultural powerhouse. It can be a very key element in India's food security. They can actually produce millions of tons of grain for you if you have a long-term demand. So that could be one very important area. Already tests have been done on chickpeas and pulses, and UPL, one company, is involved in this. But it's not enough for the private sector to do this, because they will lift maybe thousands of tons. What is required is millions of tons, which only the government of India can do. Right. So therefore, this is one area that you must focus on. We have to look at India's food security for a long time to come. Exactly. Now, why is Brazil able to do it so easily? One factor which people don't know, the Amazon River displaces more fresh water than the 7 biggest rivers of the world combined. That is how much water they have. Oh, So great. we should be able to get for a reasonable price all the commodities that we need, and agreed, she correctly mentioned that it's the commodities that are coming from Brazil. Other strategic area is energy. Energy, we have our oil majors there, oil and gas majors, and ethanol, again, Meenakshi mentioned, clean energy. This is something where, again, we have to work together. There is a very interesting aspect which people don't know. 80% of Brazil's cattle have an Indian DNA. Now these are the Gir, the Kankrej and the Ongol cattle which went from India. And if there is time, there is a very interesting story I would like to add on this. Okay. In 1959, a cattle rancher from Brazil bought the biggest bull in India, which belonged to the Raja of Bhavnagar. And there was a contract signed that this will be only for milk production. He took the bull, and as they say, the rest is history. Today, the cattle in Brazil are giving on average 50 liters a day. Oh, great. Yeah, so this is something which, fortunately, this is a highlight that they have agreed to set up a center of excellence in Uttarakhand for cattle genomics during this visit. Okay. So we should gain, and they have an interest because they need India's genetic source material to develop their own research. So this has to be a two-way cooperation, which is going to be very useful for us. ओके सो स्तुति बनर्जी जी, हम टू वे कॉपरेशन है, बायलैटरल हमारे रिलेशन है, सब कुछ एकदम परफेक्ट जा रहा है, लेकिन क्या वाकई इतना ही परफेक्ट है या चैलेंजेस हैं? देखिए, चैलेंज सबसे बड़े ये है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी में दक्षिण अमेरिका का अभी तक उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। बहुत लोगों का यही प्रश्न रहा है कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट क्यों आए, कोई और क्यों नहीं आया। तो इस गवर्नमेंट का, मोदी गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप यही रहा है कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी को आप एक्सपैंड कीजिए, और लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका में एक आउटरीच प्रोग्राम की तरह देखा जा रहा है इसको, कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल देश है, तो आप उनके साथ शुरुआत की है हमने, एक इन अ वे आउटरीच टू लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन रीजन पूरी तरह से। एंड मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में इंडिया एक आउटपोस्ट की तरह हो सकता है ब्राज़ील के लिए, एशिया के लिए। आप वो थ्रू इंडिया एशिया को कनेक्ट कर सकता है, और सिमिलरली ब्राज़ील कैन बी एन आउटपोस्ट इंडिया के लिए दक्षिण अमेरिका में, जो ब्राज़ील के थ्रू हम बाकी सारे कंट्रीज़ को वहाँ पे कनेक्ट करें, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल कंट्री इकोनॉमिकली,
politically and socially in that continent. तो challenges हैं क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जानते हैं, पर क्योंकि इस relationship में synergies जैसे कि बताया गया ज़्यादा हैं, तो इसको आगे ले जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जी, और May I add one thing on the challenges? ये तो basic challenge ये है कि language अलग है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पोर्चुगीज़ समझने में या हिंदी समझने में, इसमें भी काम चल रहा है। दूसरा चैलेंज ये है कि वो बहुत दूर हैं हमसे, नियरली 20,000 किलोमीटर्स, और कोई डायरेक्ट एयर लिंक इंडिया और ब्राज़ील के बीच में अभी तक नहीं है, और शिपिंग लेन्स भी 2 महीना लगाती हैं वहाँ से यहाँ सामान लाने के लिए। अब जब तक वो स्टेक्स बड़े नहीं हो जाएंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी के लिए और ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक ये जो लिंकेजेस हैं वो, और मतलब हम उस पर ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। वो चिकन एंड एग वाली बात है। सो यू हैव टू क्रिएट वेरी वेरी बिग स्टेक्स सो दैट there is lot more activity going on. The other challenges of course are the usual red tape and bureaucracy. Things don't move as fast as they should. गवर्नमेंट का तो सिर्फ यही रोल है कि आप enabling environment बना दीजिए हर एक चीज़ के लिए, और उसके लिए इस बार मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा प्रयत्न हो रहा है। And that would be a very important way to go forward. बिल्कुल, इसीलिए अपराजिता जी आपसे भी मैं ये समझना चाहूँगी, जबकि कि हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि साझा हैं एक तरीके से, हम ब्रिक्स में हैं, G4 में हैं, G20 में हैं, लेकिन बावजूद उसके भी जब हम एक पर्सनल कनेक्ट की बात करते हैं, एक पर्सनल टच की बात करते हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है? मीनाक्षी, मैं 3 बातें यहाँ पे कहना चाहूँगी। जैसे ये दोनों इकोनॉमीज़ हैं, इंडिया और ब्राज़ील, इनमें 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इन दोनों कंट्रीज़ का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है। ये दोनों एमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, और तीसरी बात कि दोनों का लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिमिलर है। तो अब इसको अगर हम ले और इसके साथ अगर हम कोऑपरेट करना चाहें, तो जैसे ब्राज़ील का भी जो फॉरेन पॉलिसी रहा है टुवर्ड्स इंडिया, वो इवॉल्व किया है। जैसे जब हम लूला के पीरियड की बात करें तो उस समय हम साउथ साउथ कोऑपरेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। With Modi ji and Bolsonaro, it's more about pragmatism, person to person, more about nationalism. So wo foreign policy has become, now it's become more focused and specific. So this is why I told you कि हम अगर collaborate करते हैं और अगर हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, तो जैसे उनका ब्राज़ील का public policy management है, that is something which we need to learn from. जैसे वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं और वो लोग एक एनर्जी मिक्स यूज़ करते हैं, तो इथेनॉल उनका 48% इथेनॉल यूज़ करते हैं। तो जब वो प्राइस फ्लक्चुएट करता है ऑयल का, डिस्पाइट दैट ब्राज़ील हैज़ मैनेज टू हैव अ स्टेडी प्राइस। हम इंडिया में उस तरह की पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट ब्राज़ील से सीखना चाहेंगे। दूसरी चीज़ जो हम उनसे सीखना चाहते हैं वो है कि वो जो क्लीन एनर्जी मिक्स यूज़ करते हैं, तो वो कैसे हम उनसे उसकी बारे में सीख सकते हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, जैसे उनके जो कार्स हैं वो फ्लेक्सी व्हीकल्स हैं। हमने इंडिया में भी अब शुरू कर दिया है कि वो CNG पे भी रन करेगा, पेट्रोल पे भी। तो ये फ्लेक्सी व्हीकल्स का जो आइडिया है वो भी कहीं ना कहीं ब्राज़ील से आया है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ये पराली जलाने की बात करते हैं, स्टबल बर्निंग, जिसके चलते दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है, तो उसमें कुछ ब्राज़ीलियन फर्म्स ने या एनर्जी इंस्टीट्यूशंस ने उन्होंने प्रपोजल दिया है कि इसको हम क्रिएटिवली चैनलाइज करें। फार्मर क्यों जलाता है? क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे अगर उसको वो यूज़ करना चाहे, तो ईजीएस्ट ऑप्शन है वो जला देता है। तो ब्राज़ील इज़ गोइंग टू प्रोवाइड अस टेक्नोलॉजी जिससे ये स्टबल बर्निंग नहीं हो और उसको जो स्टबल रहा है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशनशिप का एक आयाम होगा। कल्चरली अगर स्तुति जी मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हम योग और आयुर्वेद के देश हैं और उसका जिस तरीके से प्रचार प्रसार हुआ है और वहाँ पर एक उसको एडमायर भी किया जाता है, एक्नॉलेज भी किया जाता है और अडैप्ट भी किया जा रहा है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हम उधर पहुँचा सकते हैं, वो कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, कल्चर और कल्चरल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिसे कहा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे कि कहा गया,
गवर्नमेंट इज़ एन इनेबलर, वो आपको सुविधा दे सकता है कि इधर आप जा सकते हैं, हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, दूसरी गवर्नमेंट से बात की है, पर उस रिश्ते को, उस रिलेशनशिप को आगे आपका बिजनेस, आपके लोग लेके जाएंगे। और कल्चर टू कल्चर रिलेशनशिप में ये होता है कि जिसे कहते हैं द अदर, आप उसके बारे में जानते नहीं हैं तो आपके मन में जो आता है, आप जहाँ से पढ़ते हैं, आप एक छवि बना लेते हैं। Right. वहाँ जाके आप देखते हैं कि ये वैसा नहीं है, ये दूसरे किस्म का है, या इसके साथ आपके काफ़ी मेल हैं, तो वो एक बहुत इनेबलर का काम करता है। और ब्राज़ील में मैं गई हूँ बहुत कम समय के लिए, तो आप वहाँ देखें योगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पे इंडियन क्लासिकल डांस बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट हमारी एम्बेसी के पास मुझे कहा गया है, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि वो क्लासेस बढ़ाएं उसके लिए, क्योंकि हमारी एम्बेसी वहाँ पे डांस सिखाती है। हिंदी का आजकल उनका पढ़ने का या सीखने का उनमें जज्बा है, तो वो सीखना चाहते हैं, हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे लिटरेचर को ओरिजिनल लैंग्वेज में जानना चाहते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे आप देखें तो उनका खाना काफ़ी हद तक हमारे साथ मेल खाता है, तो वो अब फूड क्विजीन्स एंड एक्सचेंजेस में भी एक रुचि रखते हैं। सो ये सारा आप दोनों देशों को, लोगों को जितना करीब लाता है, अगर लोग करीब आ जाए तो गवर्नमेंट्स को करीब आना ही पड़ता है। Okay. May I add something on yeah, this? you can add and then I'll ask something. Okay, what she said about yoga is perfectly right. In fact, Gandhi is also very popular, in Brazil, and you have a Filhos de Gandhi, that means children of Gandhi have been active since 1949. And in the Carnival of Bahia, every year they take out a procession. But the important aspect is also about the Ayurveda. In this visit, the first time that any country other than China has been able to sign an agreement on traditional medicine, which means that for the first time Brazil is allowing a country to come with alternate medicine, and this is a very big thing. Right. Because in Brazil, while there are many places, there are about 9 centers which are interested in Ayurveda, they can't do very much about it because there's been no real agreement on standards to be applied, etc. So this is going to make a huge difference in our effort to try and make Ayurveda and homeopathy popular in Brazil. और जो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो कंक्लूडिंग उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम दो देश, अगर ब्राज़ील और इंडिया, अगर हम मजबूत हो रहे हैं, हमारे रिलेशन मजबूत हो रहे हैं, तो इसका एक जो इम्पैक्ट है जो इंटरनेशनल सिनेरियो पर, वो क्या होगा? स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट तो सीधा है, इट इज़ अ केस ऑफ मल्टीपोलैरिटी, एज वाज ऑलरेडी पॉइंटेड आउट बाय द लेडी हियर। मीनाक्षी जी ने भी कहा कि जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, ब्राज़ील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन लैटिन अमेरिका, वी आर एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन एशिया, एंड while you have 2 superpowers, you have other important powers, and if important powers get together, then they become more important. And as you know, we are together in so many groupings. Right. G4 for UNSC permanent membership, G20, IPSA, then BRICS, and there's another one called BASIC on environment. Of course, there's one thing we ought to know, that Brazil wants to shed its developing country status and has applied for OECD. So the kind of cooperation we've had on third world, or rather you would say developing country issues, is now perhaps not going to be the same kind of cooperation that we had in the past. Brazil and India were on the forefront of this. Right. But yes, I think the two countries together can make a very good strategic partnership, because I think the program today has told you where the yes, and a big difference too. Okay. और जैसा सुनील लाल जी ने जिक्र किया कंक्लूडिंग उसमें अपना, हम यूएन के हम भी परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, ब्राज़ील की तरफ से भी एक कोशिश है। अगर हम मजबूत होते हैं, हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं, तो उस दावेदारी को भी क्या हम और ज़्यादा मजबूत होता देखते हैं? बिल्कुल। भारत और
ब्राज़ील के जो संबंध हैं इसका दो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। पहला है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, और इसकी बात ये दोनों कंट्रीज़ करते हैं, एंड उसमें स्पेशली IMF, वर्ल्ड बैंक एंड यूनाइटेड नेशंस, so expanding the permanent membership of United Nations Security Council has been the common agenda, जिसमें ये लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक साथ काफ़ी आर्ग्यू किए हैं। दूसरा चीज़ है कि आज तक जो हमारा रूल सेटिंग और रूल मेकिंग हुआ है, बिहेवियर, वो हमेशा डेवलप्ड वर्ल्ड से हुआ है। उसको ये ब्राज़ील और इंडिया ने चैलेंज किया है। दे हैव स्टार्टेड नाउ shaping the rules and also gone as far as rule making behavior. Right. So that is very important. And the other thing is that you have to also look at कि आपका important टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है वो हम एक दूसरे से शेयर करें, हम इनोवेशंस क्या करते हैं वो एक दूसरे से शेयर करें। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी एंड टेररिज्म, इस इश्यूज़ पे हमें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज को लेके हम थोड़ा सा अलग हो गए हैं। बिल्कुल, इंडिया बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही, स्तुति जी आपका, अपराजिता जी आपका, और सुनील लाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल ID है ddurduspecials@gmail.com। तो फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।